दरअसल होता क्या है कि जो भी नाटो सदस्य देश होता है उसमें अमेरिका अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने का अधिकारी हो जाता है। नाटो मेंबर बनते ही अमेरिका वहां पर अपना सैनिक ठिकाना स्थापित करेगा, जो रूस के लिए भविष्य में सुरक्षा की चिंता का बड़ा कारण होगा, क्योंकि परमाणु हमले की प्रतिक्रिया से वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आज हम चर्चा करेंगे 1 जून 2025 को हुए यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब पर, जिसने यूक्रेन रूस के युद्ध को एक और नया खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और परमाणु नीति के संदर्भ में भी गहन विश्लेषण का सब्जेक्ट है। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के अंदर 4000 किलोमीटर गहराई में जाकर 4 प्रमुख वायुसेना अड्डों पर हमला किया। इस हमले में 117 FPV ड्रोन का उपयोग किया गया, जिन्हें ट्रकों में छिपाकर रूस के अंदर 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुंचाया गया और वहां से उन्हें लॉन्च कर दिया गया। इस हमले में रूस के 40 से अधिक सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम Tu-95, Tu-160 और Tu-22M बम वर्षक शामिल थे। आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस युद्ध की जड़ तक जाकर पड़ताल करते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर युद्ध हो क्यों रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की जड़ें 1991 में सोवियत संघ के विघटन के समय से ही है। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला कर कब्जा कर लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादी आंदोलनों ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिसे रूस ने विशेष सैन्य अभियान बताया। रूस की सैन्य शक्ति यूक्रेन की तुलना में कहीं अधिक है। रूस के पास लगभग 8,50,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास लगभग 2.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। हवाई शक्ति के मामले में रूस के पास 772 लड़ाकू विमान सहित कुल 4100 से अधिक विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 69 लड़ाकू विमानों सहित कुल 318 विमान हैं। जमीनी ताकत में रूस के पास लगभग 12,500 टैंक और 30,000 से अधिक बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि यूक्रेन के पास लगभग 2600 टैंक और 12,000 बख्तरबंद वाहन हैं। फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा और अन्य देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। इसमें रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध, प्रमुख रूसी बैंकों और कंपनियों पर वित्तीय प्रतिबंध और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके युद्ध प्रयासों को बाधित करना था। बीते 3 साल से युद्ध चल ही रहा था कि इस साल अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक खनिज समझौता हुआ, जिसके कारण रूस और भड़क गया। दरअसल अप्रैल 2025 में अमेरिका और यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। यह समझौता अमेरिका को यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक प्राथमिक पहुंच प्रदान करता है, जबकि यूक्रेन को आर्थिक पुनर्निर्माण और रक्षा सहायता के लिए अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित करता है। इसके तहत दोनों देशों ने एक संयुक्त निवेश कोष की स्थापना की, जिसे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली भविष्य की आय से आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। यूक्रेन के पास 22 ऐसे खनिज हैं, जिन्हें यूरोपीय संघ ने रक्षा, उच्च तकनीक और हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माना है, लेकिन इनका विकास सोवियत युग की प्रणालियों और अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण सीमित रहा। इस समझौते से अमेरिका और यूक्रेन के खनिज परियोजनाओं में प्राथमिकता प्रदान होगी और यूक्रेन के पुनर्निर्माण निवेश में प्रोत्साहित करेगा। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि समझौता यूक्रेन को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या और कहां खनन किया जाए। यह समझौता अमेरिका और यूक्रेन के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है और यूक्रेन की संप्रभुता के प्रति अमेरिकी समर्थन को दर्शाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यूक्रेन युद्ध का एक कारण नाटो की सदस्यता है, तो दूसरा यूक्रेन के प्राकृतिक खनिजों पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है। रूस को यह पता है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो अमेरिका उसकी सीमा तक पहुंच जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जो भी नाटो सदस्य देश होता है उसमें अमेरिका अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने का अधिकारी हो जाता है। यूक्रेन और रूस की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। नाटो मेंबर बनते ही अमेरिका वहां पर अपना सैनिक ठिकाना स्थापित करेगा, जो रूस के लिए भविष्य में सुरक्षा की चिंता का बड़ा कारण होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस एक बार फिर से खुद में मिलाना चाहता है, ताकि अपनी खोई ताकत वापस हासिल कर सके और अमेरिका उसके प्राकृतिक खजाने का दोहन नहीं कर सके। अमेरिका ने समझौते के बाद
यूक्रेन को तगड़ी सैन्य मदद की, जिसके कारण अब वह पूरे जोश से रूस के परमाणु वायु यानों पर हमला कर रहा है। रूस की 2020 की परमाणु नीति के अनुसार उसके परमाणु हथियारों या उनकी प्रणालियों पर हमला होता है तो वह परमाणु प्रतिक्रिया का अधिकार रखता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की प्रतिक्रिया पारंपरिक सैन्य कार्रवाई तक सीमित रहेगी, क्योंकि परमाणु हमले की प्रतिक्रिया से वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस हमले के समय इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की योजना थी। यूक्रेन ने एक शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 30 दिनों के पूर्ण युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली और रूस द्वारा कब्जे में लिए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी शामिल थी। हालांकि रूस की इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे वार्ता की सफलता पर संदेह हुआ। इस हमले को रूस पर यूक्रेन द्वारा दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखा है, जिससे हथियारों की आपूर्ति से लेकर आर्थिक सहायता शामिल है। यूक्रेन को रूस का डर दिखाकर अमेरिका ने उसके साथ अपने पक्ष में समझौता करके गेम खेला है। रूस इस खनिज का खुद दोहन करना चाहता है। यदि रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमला किया तो अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन के पक्ष में खुलकर सामने आ सकते हैं, जिसके बाद चीन भी रूस के पक्ष में खड़ा होगा। चीन के साथ ही उत्तर कोरिया के भी साथ होने की संभावना है। तीनों ही देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, यानी तीनों ही राष्ट्राध्यक्षों की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। अमेरिका अपने हित साधना चाहता है, जबकि यूरोप को डराकर अपने साथ रखता है। यही नीति उसकी पूरे विश्व में चल रही है। पाकिस्तान को भारत का डर दिखाकर रखता है, जबकि कई छोटे देशों को अमेरिका ने बड़े देशों का डर दिखाकर समर्थन बना रखा है। बड़े देश हमेशा छोटे देशों का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। चीन भी कई देशों के साथ इसी नीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन की इस कार्रवाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब दुनिया की निगाहें रूस की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं, जो इस युद्ध के भविष्य को निर्धारित करेगी। इस हमले के बाद रूस की खुफिया एजेंसी FSB, जिसे पुतिन ने KGB की विरासत के रूप में स्थापित किया था, की क्षमताओं पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को रोकने में विफल रही हैं, जिससे उसकी पोजीशन पर संदेह उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और अन्य एजेंसियां रूस के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए साइबर हमलों और अन्य गुप्त ऑपरेशनों का सहारा ले सकती हैं। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध अब केवल पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि टेक्निकल और रणनीतिक चतुराई ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन की इस कार्रवाई ने न केवल रूस को सैन्य रूप से झटका दिया है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी उपस्थिति को भी चुनौती दी है। इसलिए ये आवश्यक है कि अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे ग्लोबल लीडर्स इस स्थिति को गंभीरता से लें और शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि परमाणु युद्ध की आशंका को टाला जा सके। इस विश्लेषणात्मक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई प्रश्न हो या आप किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करके बताएं। हम आपके विचारों और प्रश्नों का स्वागत करते हैं।